नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आपका आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले मैंने जो है आपसे चाइना के विषय में बात किया था इसके पहले वीडियो में, और उस मेडिसिन में हमने बात किया था डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज के एक रूब्रिक के बारे में। तो उस रूब्रिक को आगे हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे और आगे उसको समझेंगे और देखेंगे कि इस रूब्रिक में और कौन सी मेडिसिन है, और इसके और डीप और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। साथ में हम लेंगे एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो एक होम्योपैथिक मेडिसिन लाइसिन का, या जिसको हाइड्रोफोबिनम भी कहते हैं, जो कि रैबिट डॉग के सलाइवा से बना हुआ है। तो ये जो मेडिसिन है और जो चाइना है, पुरानी जो रिपर्टीज हैं उसमें ये इस रूब्रिक में डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज में दो ही मेडिसिन थी, एक चाइना और दूसरा जो है वो लाइसिन। और हमारे समाज में हमारे आसपास बहुत सारी ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे जो है लोग रहते हैं जिनको कहीं न कहीं ये फीलिंग रहती है टॉर्मेंटेड की। तो सबसे पहले एक लाइन में हम पहले बात करेंगे कि ये इस रूब्रिक के बारे में, फिर इन मेडिसिन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। डिल्यूजन का मतलब है कि इस पेशेंट का जो परसेप्शन है, इस पेशेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि टॉर्मेंटेड ही इज, उसको लगातार सताया जा रहा है, उसको लगातार लोगों के द्वारा, बीमारी के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, किसी न किसी चीज़ के द्वारा लगातार उसको परेशान किया जा रहा है। और टॉर्मेंटेड की जो फीलिंग होती है इसमें ये होता है कि जो भी चीज़ है जो उसको सता रही है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ये उसके खिलाफ़ कुछ नहीं कर सकता है, ये केवल उसको सहन कर सकता है। और हर बार जैसे ही ये कुछ करता है तो वो जो डोमिनेटिंग पर्सन है, जो डोमिनेटिंग जो एजेंट है, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई बंदा हो, तो वो उसको जो है उसको उसने जकड़ के रखा हुआ है, उसने पकड़ के रखा हुआ है, ये कुछ कर नहीं पा रहा है और इसी के साथ उसको जीना है, इसी के साथ उसको रहना है। इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से ये टॉर्मेंट हो सकता है। होम्योपैथी में थोड़ा सा हमको इसमें जो है किसी भी एक रूब्रिक को या किसी भी एक वर्ड को समझने के लिए हमको थोड़ा सा डीप जाना होता है, थोड़ा सा अपनी जो थिंकिंग है उसको थोड़ा सा वाइड करना होता है, क्योंकि जो ये वर्ड्स हैं, जो माइंड सेक्शन के जो रूब्रिक्स हैं उसमें जो वर्ड लिखा हुआ है उसकी मीनिंग हर मेडिसिन के साथ अलग अलग हो सकती है, हर परिस्थिति के साथ अलग अलग हो सकती है। और वो जो मीनिंग होती है वो जो है वो इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, हर लेवल पे वो उसका एक्शन हो सकता है, उसको अप्लाई किया जा सकता है। तो जो डिल्यूजन टॉर्मेंटेड ही इज वाला जो बंदा होता है, जिसको ये फीलिंग होती है, वो इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से जो है वो सताया जाने वाली जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में, उसके जो है ब्रेन में ये घर कर चुकी होती है, ये रहती है। तो सबसे पहले हम एक केस लेते हैं, उस केस के साथ अगर हम इस मेडिसिन को और आगे समझने की कोशिश करेंगे तो और अच्छे से समझ सकते हैं। लाइसिन मैंने बहुत कम प्रिस्क्राइब किया है, लेकिन इस महिला में हम कहाँ कैसे पहुँचे लाइसिन तक, उसकी जर्नी देखते हैं। ये महिला करीब 46-47 ईयर्स ओल्ड जो है महिला है, उसके 3 बच्चे हैं और ये जो है अस्थमा से पीड़ित थी। ये मेरी क्लिनिक में आई तो अपनी मदर के साथ, मतलब जो है अपने मायके की तरफ से ये आई थी अपनी मदर के साथ हमारे पास। उसके जो है जिनकी ये बेटी थी उसके घर के कई लोगों का मैं इलाज कर रहा था, तो उसको जो प्रॉब्लम्स थी तो उसको जो है ये अपना जो है ये चूँकि बाहर रहती थी, कहीं शायद महाराष्ट्र में रहती थी, तो यहाँ बहुत कम आना होता था, लेकिन वो बहुत परेशान थी। तो इस बार इन लोगों ने कहा कि चलिए हम आपका यहाँ पे दिखाते हैं, अपने डॉक्टर साहब को दिखाते हैं। तो इस तरीके से वो हमारे पास आई। उसको जो है इस समय जो प्रॉब्लम थी, जिसका वो इलाज कराने आई थी, वो थी अस्थमा, सीवियर अस्थमा की पेशेंट थी। और उसको इस समय जो है दिन में 2 से 3 बार अटैक्स आते थे, और वो जो है उसके लिए कभी कभी उसको जो है हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता था। बाकी जो इन्हेलर वगैरह चल रहा था उसका कंटिन्यू चल रहा था। इसके साथ उसको जो है थोड़ा सा हाइपरटेंशन भी था, शुगर भी बॉर्डर लाइन जो है वो शुगर थी।
तो इस तरीके से उसकी जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट था वो वहीं से चल रहा था, महाराष्ट्र से। तो हमने फिर उसका थोड़ा सा हिस्ट्री जानने की कोशिश किया। हमने कहा कि पहले तो पेशेंट ने अपनी कंप्लेंट्स बताई, जो कंप्लेंट्स बताई उसमें थोड़ा सा जो उसने जानकारी दिया, उसने बताया कि डॉक्टर साहब पहले मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मुझे कोई समस्या नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सबसे पहले जब मेरी शादी के मतलब शादी के बाद मैं यहाँ से गई मायके में, तो 2 साल 3 साल बाद मुझे जो है थोड़ा सा स्किन इरप्शंस और एक्जिमा जैसी शुरुआत हुई। उसमें जो है उसके लिए मैंने ट्रीटमेंट लिया और वो धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद में मुझे थोड़ा सा बीपी का जो है वो हुई, जब पहली प्रेगनेंसी हुई तो उसमें थोड़ा सा जो है मुझे हाइपरटेंशन के सिम्टम्स आए। तो वहाँ से मेरा जो है हाइपरटेंसिव मेडिसिन शुरू हो गई, जो कि अभी तक कंटिन्यू है। और उसके बाद मैंने जो है मेरे बच्चे हुए, 3 जो बच्चे हैं इस समय वो, और धीरे धीरे, लेकिन तब से लेकर के मेरी जो है जो दिक्कत है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी एक के बाद एक पकड़ती चली जा रही है। मैं पूरी तरीके से वापस रिकवर नहीं हो पाई। इस समय जो दिक्कत है, ये अस्थमा वाली जो दिक्कत हो, ये साल 1.5 साल पहले से है। मुझको ये लग रहा है कि जो मैं इतना दवाई खा रही हूँ, इतनी एलोपैथिक मेडिसिन ले रही हूँ, उनका कहीं ना कहीं असर है कि जिसने मुझको जो है थोड़ा सा डायबिटिक भी हो रही और ये अस्थमा एक नई बीमारी आ गई। ठीक होने के बजाय मैं जो है मैं वापस और ज़्यादा बीमार होती चली जा रही हूँ। तो ये कहीं डॉक्टर्स की गलती या जो है ये एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से हो सकता है। फिर मैंने कहा कि अच्छा चलिए ठीक है, ये है। तो आपका जो है शादी से पहले आपने कहा कि आपको कोई समस्या नहीं थी, उस समय आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये जो बात थी, इस बात ने मुझे क्लिक किया कि अगर इसको जो है मैरिज के बाद ही सारी दिक्कत होनी शुरू हुई तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इसके जो रिलेशनशिप है, जो इसका ससुराल है, वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो उसको थोड़ा सा हम जो है इलॉबरेट करने के, थोड़ा सा उसको हम इन्वेस्टिगेट करने की यहाँ से कोशिश करते हैं। मैंने उसके बारे में जब पूछा तो वो जो है वो बताए, उससे पहले ही उसके मदर ने जो बताया कि डॉक्टर साहब क्या बताएं, बहुत गलत हम लोगों ने डिसीजन लिया और थोड़ा सा जो है अच्छा परिवार था ये देख करके हम लोगों ने शादी कर दी। चूँकि हम लोगों का जो सोशल स्टेटस है वो उस लेवल का नहीं था, वो लोग बाहर के हैं, इन लोग बहुत पैसे वाले थे। अच्छी शादी मिली तो हमने शादी कर दिया, लेकिन उसके बाद पता चला कि ये जो इसके ससुराल वाले हैं वो इस लायक नहीं है कि जो है वो हम इसकी शादी वहाँ पे करते। तो हमने कहा चलिए अभी क्या दिक्कत क्या है, आप बताइए, पूरी बात आप हमको बताइए, तब हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो उस महिला ने बताया उसके बारे में कि डॉक्टर साहब वहाँ पे जब मैं यहाँ से शादी होकर के गई तो मेरी मदर इन लॉ का जो बिहेवियर था वो मेरे प्रति बहुत गड़बड़ था। और बाकी लोग तो बाहर चले जाते थे, लेकिन वो दिन भर मुझसे कुछ ना कुछ जो है, जो काम मैं करती थी उसमें उनका कुछ ना कुछ गलती निकालना और उसको मुझको प्रताड़ित करना, और जो है ये तुम सही नहीं करती हो, ऐसे तुमने सही नहीं किया। कभी कभी मेरे ऊपर लोगों ने हाथ भी उठा दिया। तो इस तरीके से किसी तरीके से मैं अपने आप को जो है मैं वहाँ पे कर रही हूँ, और करते करते मैं जो है तब से मैंने इतना लंबा समय बिता दिया। लेकिन इन लोगों का जो वो है बिहेवियर है वो वैसे के वैसे रहा। ये मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने भी मेरे साथ बहुत गलत किया, बहुत मतलब जो है उन्होंने अपनी मदर के तरफ ही उसी साइड को लेकर के मुझे बहुत ज़्यादा वो किया। खैर अभी उनका थोड़ा सा व्यवहार चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी जो है मैं उसी तरीके से सताई जा रही हूँ। मतलब जो मेरा एक दिन भी वहाँ अच्छे से नहीं बीता होगा, जो मैं सुख से वहाँ पे मेरा टाइम अच्छे से स्पेंड हुआ हो। तो यहाँ से जो इसकी फीलिंग आई तो वहाँ पे मुझको लगा कि ये जो है इसको वहाँ पे लगातार सताया जा रहा है, लगातार प्रताड़ना दिया जा रहा है। इस कारण से इसके रिएक्शन में पहले इसको एक्जिमा हुआ होगा, उसके बाद फिर उसका इलाज हुआ तो वो और नीचे बीमारी गई, वो हाइपरटेंशन डायबिटीज़ और फिर अस्थमा। इस तरीके से ये बीमारी की जो जर्नी है ये चल रही है। जो उसके फिर मैंने कहा कि अच्छा अभी आपका जो है जो वहाँ पे घर में है, घर में और लोगों के प्रति आप क्या सोचती हैं, आपका क्या रिएक्शन रहता है। तो उसने कहा कि सर मैं और लोगों से तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे जो गुस्से का शिकार मेरे बच्चे होते हैं। मैं बच्चों को मतलब कभी कभी लगता है कि इनको मार दूँ, कभी कभी इनको काट खाने का मन करता है। मतलब इनके उसके प्रति मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो
जो है मतलब झल्लाहट होती है कभी कभी, और उसके चक्कर में ये कभी कभी पिट जाते हैं मुझसे। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद तुरंत मुझको लगता है कि इन बेचारों का क्या दोष, ये इन्होंने क्या किया है, जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है वो तो वहाँ से है। तो ये जो फीलिंग आई यहाँ से मुझको जो है लाइसिन का फील आया उसके बाद, और फिर मैंने उसको मेडिसिन लाइसिन प्रिस्क्राइब किया। और ये जो है मतलब ये इतना बढ़िया केस था, इतना अच्छा केस था कि 1-1.5 महीने के लिए वो महिला यहाँ पे थी। उसके बाद में जो है जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई, उसके बाद जो उसको अगला जो है वो अटैक आया वो थोड़ा सा कम था, और 2 दिन के बाद आया जो अस्थमा का 30 कर दिया गया था डोज। फिर उसके बाद में जो है चूँकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, उनको वहाँ से जाना था, फिर 1 हफ्ते वेट किया गया। 1 हफ्ते वेट करने के बाद वो जो फ्रीक्वेंसी है वो और ज़्यादा कम हुई, उसका जो है जो सीवीआरटी थी वो भी और कम हुई, और ये जो केस है वो धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ने लगा। फिर मुझको लगा कि इसका जो कि उस समय डायबिटीज़ की कोई दवा नहीं चल रही थी, केवल जो है उसका जो पीपी था वो 220-230 के आसपास था। तो जो एलोपैथिक फिजिशियन थे उन्होंने भी उनको अभी केवल वॉच करने के लिए बोला था। फिर मैंने उसका शुगर का जांच कराया तो उसका जो डायबिटीज़ है वो नॉर्मल हो गई बिना किसी मेडिसिन के, और हाइपरटेंशन भी जो उसका जो दवा लेने के बाद भी 160/90 150/90 रहता था, वो 120/80 तक आ गया। अभी भी वो एलोपैथिक मेडिसिन पर थी, जो अपना जो बीपी की जो दवा खा रही थी, लेकिन उसको मैंने फिर धीरे धीरे कम किया, और 1-1.5 महीने के बाद वो यहाँ से जो है बिना किसी दवा पे डिपेंडेंसी के गई, उसका जो है सारी दवाएं लगभग बंद हो गई। तो इसके बाद फिर मैंने कहा लेकिन आप अपना जो है हाइपरटेंशन चेक करवाते रहे, ब्लड प्रेशर आप देखते रहेगा, अगर 150/90 के एबव जाता है तो आप मुझसे कंसल्ट करिएगा। लेकिन ये केस करीब 2-2.5 साल का हो गया, अभी तक उसका जो है हाइपरटेंशन भी वो नॉर्मल है। अब इसमें जो है हमने लाइसिन क्यों दिया और कहाँ से जो है कौन कौन सी रूब्रिक्स लिया। देखिए हम जो है जब अपना केस टेकिंग करते हैं उस समय हमारा दिमाग कभी रूब्रिक की तरफ नहीं जाता है। उस समय केवल हम पेशेंट की बात को सुनते हैं, उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं, उसमें बीमारी कहाँ से आई है उसकी ओरिजिन जानने की कोशिश करते हैं, और उस फील के साथ हम जो है आगे बढ़ते हैं और मेडिसिन सेलेक्ट हो जाती है। फिर रूब्रिक्स जो है वो जो बातचीत जो हुई रहती है उसको कन्फर्मेशन के लिए उन रूब्रिक्स को ले करके फिर रिपर्टाइज किया जाता है, और इस तरीके से जो मेडिसिन है वो निकल के आती है। इसमें जो पहला फील आया था मुझको कि डॉक्टर साहब जो एलोपैथिक मेडिसिन चल रही हैं उनकी वजह से कहीं मुझको ये अस्थमा की बीमारी हो गई, जो मैंने स्किन वाली दवाई खाई होगी हो सकता है उसकी वजह से जो है मुझको बीपी की दिक्कत हो गई। अंग्रेजी दवाई खाती जैसे जैसे मैं खाती जा रहा हूँ एक से एक नई बीमारी जो है वो होती चली जा रही है। तो यहाँ पे जो मैंने रूब्रिक ली थी वो है डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही है। मतलब डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड, डिल्यूजन में जो है हम भ्रम की स्थिति होती है ये जानते हैं, लेकिन यहाँ पे होम्योपैथी में हम डिल्यूजन जो परसेप्शन होता है पेशेंट का अपने जो है अपने एटमॉस्फेयर के प्रति, अपने किसी चीज़ के प्रति जो उसका नज़रिया होता है यही उसका डिल्यूजन होता है। डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही इज मतलब वो जो है वो गलत तरीके से सफ़र कर रही है, ये यहाँ पे आया। फिर उसके बाद जब उसके जो ससुराल में जो उसके साथ हो रहा था उस दौरान जब उसने बातचीत किया तो वो बोल रही थी कि मेरी क्या गलती है, मैं इन लोगों ने शादी कर दी, मैं वहाँ पे पहुँच गई और वो लोग मुझको इस तरीके से इल ट्रीटमेंट कर रहे हैं मेरे साथ। तो ये भी जो है ये भी वहाँ से जुड़ रहा है डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही है, और ये जो है एक प्रोमिनेंट रूब्रिक के रूप में इस मेडिसिन इस जो है पेशेंट में निकल करके आ रहा है। दूसरा जो है जब उसने फिर कहा कि अब मैं काम नहीं कर पा रही हूँ और मेरा काम बाधित हो रहा है और धीरे धीरे ये जो कंडीशन है ये वर्स होती चली जा रही है, मतलब डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड, ये रूब्रिक भी यहाँ से आती है। और फिर वो जब वो बात ये कर रही थी कि जब उसकी मैरिज होकर के गई थी, जब वो शादी होकर के वहाँ पे गई थी, उस समय जब उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, जब उसके हर काम में जो है वो मीन मेख निकाल के उसको स्लैप किया जा रहा था, उस समय भी वो कुछ नहीं कर पाई।
उस समय वो जो है अपने आप को उसने वो कह रही थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मैं कुछ नहीं कर सकी उस समय। क्यों? क्योंकि मेरी तो वहाँ पे शादी हुई थी, मैं क्या कर सकती थी वहाँ, मेरा मायके वाले भी उस मेरे आसपास नहीं थे। हेल्पलेसनेस वाली जो फीलिंग थी उसके साथ डिल्यूजन, नथिंग ही कुड डू, उस समय वो कुछ नहीं कर पाई। और फिर डिल्यूजन, एब्यूज्ड ऑफ बीइंग, वो जैसा उसके साथ व्यवहार होना चाहिए था वैसा उसके साथ व्यवहार नहीं हुआ। एब्यूज़ में उसको फिजिकली भी एब्यूज़ हो सकता है, मेंटली भी एब्यूज़ हो सकता है, सेक्सुअली भी एब्यूज़ हो सकता है, ये भी बहुत प्रोमिनेंट फीलिंग है। और जो लाइसिन में जो जो एब्यूज़ ऑफ बीइंग की फीलिंग है, ये फिजिकली ज़्यादा एब्यूज़ होता है, मतलब उसको ये लगता नहीं है, उसको किया भी जाता है, उसको जो है उससे ऐसे वो रोटी बना के लाई तो वो जली हुई है, ये बना सब्जी है तो उसमें नमक ज़्यादा, मतलब हर बार पे उसको प्रताड़ित किया जाता है, एब्यूज़ किया जाता है, ये फीलिंग होती है। फिर डिल्यूजन, क्रिटिसाइज्ड सी इज, बात बात पे उसमें जो है क्रिटिसाइज करना, उसमें मीन मेख निकालना, तो ये नहीं है वो नहीं है, तो इस तरीके से। और डिल्यूजन फॉर सेकेंड सी इज, उसको छोड़ दिया गया है, मायके की तरफ से भी उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इन लोगों ने भी उसको छोड़ दिया है। तो इस तरीके से कुछ रूब्रिक्स जो है ये बाद में केस लेने के बाद जब मैंने एनालिसिस करने की कोशिश किया, 2-4 रूब्रिक तो उस समय बन गई थी, लेकिन फिर जब मैंने इसको और जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश की तो ये भी रूब्रिक्स मेरे साथ में आई। तो इस तरीके से जो इसकी फीलिंग होती है लाइसिन की, उसमें जो है टॉर्मेंटेड की फीलिंग होती है, बार बार उसको जो है परेशान करता है, बार बार परेशान किया जाता है, उसको नहीं होना चाहिए फिर भी उसको वो सफरिंग्स हो रही हैं, उसको एब्यूज़ किया जा रहा है, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, उसको उसका महत्व नहीं है। तो इस तरीके से जो है उसकी जो फीलिंग्स होती हैं वो ये प्रोमिनेंट फीलिंग्स के रूप में निकल के आती हैं। अब इसके साथ जो उसका रिएक्शन होता है, यहाँ पर अगर चाइना मेडिसिन होती तो वो जो है वो उतना ज़्यादा एंगर में नहीं जाती, चाइना जो है वो बिटरनेस में जाती है, उसको ये लगता है कि मेरी पूरी लाइफ स्पॉयल हो गई, मैं पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, मेरा जो है सब कुछ है, उसके घर पे बंगला है, गाड़ी है, पैसे हैं, रुपए हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक जो इन लोगों का बिहेवियर है उसने इस पूरा जो मेरा जो वैभव है उस पर इन लोगों ने पूरा समझ लिए करेले का जूस निचोड़ दिया कि वो भरी हुई थाली है, उसको मैं उसका टेस्ट मुझे नहीं मिल रहा है, मैं उसको टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? अगर यही एक चीज़ हटा दी जाती, यही बिटरनेस हटा दी जाती, यही टॉर्मेंटेड अगर हटा दिया जाता तो चाइना एकदम से मस्त रहता। उसमें जो है चाइना में जो है उसको आगे बढ़ने का रहता है, उसको जो है कुछ कर गुजरने का रहता है, वो लड़ाई करती है, फाइटिंग करती है, हमेशा स्ट्रगल करती है उन परिस्थितियों से निकलने के लिए। लेकिन ये जो परिस्थितियाँ होती हैं वो उसको इस केज से निकलने नहीं देती हैं, ये चाइना की फीलिंग है। लेकिन जो लाइसिन की फीलिंग है वो ये नहीं है, वो ये जानती है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाई, और वो उसी में फंस के रह गई, और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इरिटेबिलिटी है, एंगर है, रेज की बहुत सारी उसमें है, मन करता है कि काट खाऊं, मन करता है खा जाऊं, मन करता है चबा जाऊं, बाइटिंग में है, एंगर बाइटिंग में है, तो इस तरीके से। लेकिन वो जो है वो कर नहीं पाती है, और जब वो गुस्सा करती है तो बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, वो गुस्सा करने के बाद एंगर अल्टरनेटेड विथ क्विक रिपिटेंस का मतलब होता है कि एंगर होता है और उसके तुरंत बाद उसको अफसोस होता है, अपने किए पे पछतावा होता है। जब वो अपने बच्चों पे अपना गुस्सा उतारती है, उसको पीटती है, मारती है, उसके बाद तुरंत उसको लगता है यार मैंने ये क्या किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, इसमें इनका क्या दोष है, तो तुरंत वो जो है इधर गुस्सा और इधर ये दोनों चीज़ें इसके एक साथ साथ चलती हैं। अभी अगर हम बात करें कि आप जो है ये चूँकि रैबिट डॉग के सलाइवा से बना हुआ है, हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि आप जब भी मेडिसिन को पढ़िए तो वो जो है उस जो जहाँ से उसकी ओरिजिन हुई है उसके कैरेक्टर्स को ध्यान से देखिए और उसके साथ कंपेयर करिए, तो आपको मेडिसिन भी अच्छे से लर्न हो जाएगी, और वो सिम्टम्स भी उसके साथ कोरिलेट करके पढ़ने से हमको उसका एक्चुअल फील भी आएगा। एक जो डॉग होता है, जो कुत्ता होता है, उसको देखिए समाज में कितना सताया जाता है, कोई उधर से आता है एक डंडा, कोई उधर से, बच्चे उसका कान खींचते हैं, मुंह खींचते हैं, पूंछ खींचते हैं, लेकिन वो इधर उधर करके वो उसी में पड़ा रहता है, और उसके बाद भी वो कुछ नहीं करता है, वो कुछ नहीं कर सकता है, ये नॉर्मल कंडीशन में ये रहता है। लेकिन जब वो उसका जो रिएक्शन होता है
तो रिएक्शन में क्या होता है, वो गुस्सा आता है तो गुर्राता है, गुर्राने के बाद जो है वो भाव से उसको भौंक देता है, वो कर लेता है, थोड़ा सा उसको अटैक भी करता है, लेकिन काटता नहीं। वो तुरंत थोड़ी देर बाद जब उसको पुचकारिए तो फिर 2 मिनट बाद वो घूम के आके पूंछ हिलाते हुए आपके पास बैठ जाता है। तो तुरंत उसका जो है, जब उसका गुस्सा भी होता है तो अचानक वो गुर्राने वाला वो तुरंत रेज में जाता है, लेकिन 2 मिनट बाद फिर वो अपने नॉर्मल उसमें आ जाता है जिसने उसको किया होता है, फिर उसी के साथ वो जो है वो खेलने लगता है। ये है इसका जो है ये कैरेक्टर है। फिर तीसरी चीज़, जब रैबिट डॉग हो जाता है, जब वो हाइड्रोफोबिया की कंडीशन में जाता है, उस समय वो जो है क्या होता है कि उसको बाइट करने का मन करता है हमेशा। कुछ ये कैरेक्टर होता है कि वो कुछ ना कुछ काटने का मन करता है। अगर घर में कुत्ता है और वो अचानक उसका उसमें ये रहे कि वो एक जगह जा कर के बैठ जाए, शाम जो है लाइट से वो डार्क में जाके बैठे और वहाँ पर वो फर्नीचर को, किसी भी चीज़ को लगातार कुतरने लगे, उसमें सलाइवेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन हो, तो ये माना जाता है कि ये जो है ये कंडीशन उसकी बीमारी की है। तो ये सिम्टम्स है। तो इसमें जो है जो आदमी है उसमें भी जो बाइटिंग डिजायर है, बाइटिंग तो वो काटेगा नहीं, मुंह से काटेगा नहीं, लेकिन उसका मन में रहता है और मन करता है कि काट खाऊं इसको। तो ये काट खाने वाली, जो काटने वाली जो फीलिंग है, वो अपने आप को केस टेकिंग के समय आपको समझना होगा। वो करते करते वो बोल जाएगा या कह जाएगा, और आप अगर वहाँ से उसको पिक कर सकते हैं तो पिक कर लीजिए। क्योंकि जो पहले जो कोई जो हम एक्शन करते हैं, जो हम काम करते हैं, तो एक्शन बाद में होता है, पहले उसकी डिज़ायर होती है, पहले हमारे मन में उसकी इच्छा होती है, पहले इच्छा होती है, पहले डिज़ायर होता है, फिर एक्शन होता है। तो जो पहली लेवल होती है इसकी, वो बाइटिंग डिज़ायर का, वो दिमाग में आता है, वो डिज़ायर वो मन में रहता है। वो एक्शन तब होगा जब बीमारी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, जब बहुत ज़्यादा वो आगे निकल जाएगी, उस समय वो बाइट करेगा। तो ये इस तरीके से हमने लाइसेंस के बारे में एक केस के साथ में कुछ समझने की कोशिश की है। और तीसरी चीज़ जो है इसमें कुछ रूब्रिक और हम यहाँ से पढ़ देते हैं। इस मेडिसिन को हम और अच्छे से अगले वीडियो में फिर से एलॉबरेट करेंगे और कोशिश करेंगे इसके बारे में और जानने की। ये तो एक केस के साथ मैंने इसको आपको कुछ चीज़ें बताने की मैंने कोशिश किया है। देखिए, एंगर एट ट्रिफल्स, इतना एंगर है इसमें कि ज़रा सी बात पे, जो दूसरे के लिए कुछ नहीं होता है, अरे कि कुछ तो नहीं था लेकिन फिर भी उसको गुस्सा आ गया, इतना एंगर। स्पीच ऑफेंसिव, जब भी बात करेगा तो उसके बात करने से मतलब ऐसी दुर्गंध आएगी, आपको उससे बात करने का मन नहीं करेगा। मुंह से दुर्गंध नहीं आएगी, उसकी बातें इतनी जो है मतलब एब्यूसिव होंगी, गंदी होंगी, इतना वो होगा कि वो गंदे तरीके से आपको ट्रीट करेगा। फिर आंसर्स स्पेनिश, आंसर देगा तो ऐसे लगा कि हाँ कुछ नहीं था, अरे ऐसे ही था, मतलब लगेगा कि अरे हम तो पूछ रहे तुम यार थप्पड़ क्यों मार रहे हो, तो मतलब तुम इतना जुझला क्यों रहे हो, इस तरीके से उसका आंसर करने का जो तरीका होता है। अटैक्स अदर्स डिजायर टू, दूसरे पर अटैक करने का मन कर नहीं पा रहा है, लेकिन पीछे से लगता है अब इसको मैं मार दूं, इसको मैं चाकू से काट दूं, जो हाथ में मेरे चाकू, इसको मैं चाकू से काट दूं, इसको मार दूं। तो दूसरे पे अटैक करने का, दूसरे पे बाइट करने का। कर्सिंग एंड स्वेरिंग, दूसरे को जो है मतलब बद्दुआएं देना, मर जाओ, भाड़ में चले जाओ, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, इस तरीके से कर्सिंग एंड स्वेरिंग, मतलब मन में उसके यही सारी बातें आती। घर में भी जब वो रहता है तो और तो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन इस तरीके के जो है जो बातें हैं इस तरीके से वो कहता है। घर वाले बताते हैं कि इसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इतना गुस्सा आता है कि इसका अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन 2 मिनट के बाद जब ये गुस्सा इसका शांत हो जाता है तो ये उतना ही अच्छा हो जाता है, ये जाके तुरंत सॉरी भी बोल देता है। तो ये जो लाइन है कभी कभी आपको घर वालों की तरफ से मिलेगा, कभी कभी आपको पेशेंट की तरफ से मिलेगा, कभी कभी आप इसको खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर अगली जो रूब्रिक है, एब्यूजिव इंसल्टिंग, दूसरे को गाली दे करके बात करना, वो करना, जब वो गुस्से में जाएगा तो फिर कंट्रोल नहीं है उसका, फिर वो कुछ भी मतलब जो है वो गाली भी दे देगा, दूसरे का इंसल्ट भी कर देगा, दूसरे को काट भी देगा, मार भी देगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो है थ्रोज थिंग्स अवे
एट पर्सन्स, दूसरों के ऊपर चीज़ों को फेंक देना। ये छोटे बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलेगा, बड़े लोगों में वो जो है वो थोड़ा सा वो कहेंगे मेरा मन ऐसा करता है, लेकिन छोटे बच्चा जो है अगर वो जो है दूसरे के सामने अगर उसको गुस्साया तो उसने तुरंत उठा के धाड़ 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 लोगों को मारना शुरू कर दिया। उसको ये नहीं लगेगा कि ये इसको चोट लगेगी, कहाँ लगेगी, इससे कोई मतलब नहीं, जब आया है तो ले। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद वो जो है वो फिर जब नॉर्मल होगा तो फिर सॉरी वाली कंडीशन आ जाए। किल डिजायर टू मतलब वो वही जो है चीज़ों को लेके मार देना, वो कर देना, उस समय उसको नहीं। ब्रेकिंग थिंग्स, चीज़ों को तोड़ देना, फोड़ देना, मतलब जब इतना वायलेंट मेडिसिन है कि जब ये अपने गुस्से में जाएगी तो ये गुस्से में अंधी हो जाती है, उसको बाकी चीज़ें नहीं दिखती हैं। बार्किंग, भौंके जैसे, एक मैंने वीडियो देखा था उसका क्या बोलते हैं हाइड्रोफोबिया का, उसमें जो है साफ साफ ये दिख रहा था कि जो बच्चा जो उसको हाइड्रोफोबिया हुआ था वो जब बोल रहा था तो उसके मुंह से बार्किंग, भौंकने जैसी आवाज़ ही आ रही थी। क्यों? क्योंकि जो उस समय क्या होता है कि जो हमारा लैरिंग्स होता है, जो इसोफेगस, यहाँ की जो थ्रोट की मसल्स होती हैं उस पर स्पाज्म आ जाता है और जो हमारा जो साउंड का टोन होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये बार्किंग है, लेकिन ये तो बहुत बियॉन्ड, मतलब एकदम एक्सट्रीम पैथोलॉजी में मिलेगा आपको, नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलेगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जो ये बार्किंग रूब्रिक का मतलब है कि जब वो आपसे बात करेगा तो लगेगा कि यार मतलब ये कैसे बात कर रहा है, कैसे बोल रहे हो तुम, मतलब कि जैसे क्या हुआ, ये हुआ, मतलब जो स्नैपिश वाला है वो जैसे कुत्ता तुरंत भाव से तुरंत उसका वो अचानक सडन वायलेंट वाला जो एक्सप्लोसिव जो साउंड होती है वो आएगी। मतलब ये दिन भर भौंकता रहता है। तो जो भौंकने वाली, जो बार्किंग वाली जो साउंड होती है वो यूजलेस शब्द होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। जब हम भौंकना किसको कहते हैं कि दिन भर ये बैठ के भौंकते रहते हैं, मतलब वो हमारे लिए यूजलेस है, लेकिन वो हमको पसंद भी नहीं है, वो हमको कहीं ना कहीं इरिटेट भी करता है, यूजलेस भी है, उधर हमारा ध्यान देने का कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन वो जो है वो लगातार उसमें रहता है, उसी टोन में रहता है। और वो हार्श साउंड होती है, वो हमको अच्छी नहीं लगती, हार्श साउंड होती है, वो हमारे काम में बाधा उत्पन्न करती है। ये बार्किंग है। अगर इस तरीके से पेशेंट का बिहेवियर है कि वो लगातार अपनी चीज़ों को, अपने उसको जो है वो घर वाले कहते हैं ना कि दिन भर बैठ के ये कुछ ना कुछ बड़बड़ाया करते हैं, तो बड़बड़ाने में और भौंकने में थोड़ा सा अंतर है। बड़बड़ाने वाला जो साउंड है वो उतना ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं होता है, उतना ज़्यादा वो हमको वो अपने में बड़बड़ा रहा है, लेकिन जो बार्किंग है उसमें वो हमको परेशान भी कर रहा है, वो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये बार्किंग है। नॉइज ग्रॉलिंग लाइक अ डॉग, मतलब गुर्राना, हमें मतलब इनसे बात करो तो ये इनसे अच्छी बात ही नहीं निकलती, यूँ हमेशा गुर्राते हैं, दूसरे पे धौंस जमाना, दूसरे पे गुर्राना, इस तरीके का जो है ये नॉइज है। वाइल्डनेस है, वाइल्डनेस का मतलब उसकी जो हरकतें हैं वो बिल्कुल जंगली लोगों की तरीके से है। जंगली का मतलब जो है जैसे कहते हैं ये तो जंगली है यार, ये बिल्कुल जंगली है, क्या उसमें इनह्यूमैनिटी है, ये भी रूब्रिक में है, इनह्यूमैनिटी में है, क्रूएलिटी में है, वाइल्ड में है। तो इनह्यूमैनिटी है मतलब उससे आप सिविलाइज्ड बिहेवियर की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बच्चों में देखने को मिलेगा कि बिल्कुल अनसिविलाइज्ड, जैसे आए ये तोड़ना, वो करना, ये करना, वो करना, वो शुरू कर दिया। और भी मेडिसिन हैं उसमें वो जब हम डीडी करेंगे तो बाद में समझेंगे, अभी इसको कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से जो वाइल्डनेस, अगर आपको कहीं जंगलीपन दिख रहा है ना कि बिल्कुल जो है वो उसके बात में बात करेगा तो कैसे करेगा, जैसे भाड़ में जाओ, ये हो जाओ, मर जाओ, ठीक है ना, और उसके बाद जो है वो गाली देना। तो इस तरीके से बात में, व्यवहार में, हर चीज़ में उसके वाइल्डनेस दिखेगा, इनह्यूमैनिटी दिखेगी। और इस तरीके से जो है इसको वाइल्डनेस बोलते हैं। फिर उसके बाद में जो है एक और रूब्रिक है, उसमें घर वाले इसको स्ट्रेंज की तरीके से लगते हैं, घर वालों के प्रति इसका मोह, माया, ममता जो है, स्ट्रेंज फील्स फॉरगेटफुल ऑफ रिलेटिव्स, मतलब घर वालों के प्रति जो इसकी माया, मोह, ममता है वो ख़त्म हो जाता है। इसमें स्टेंज का मतलब कि जो है ऐसा नहीं कि वो उसको पहचान नहीं पाएगा,
वो उसको पहचानता है, जानता है ये पापा है, ये मम्मी है, भाई है, ये बहन है, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, सारे रिलेशन पता है। लेकिन उस रिलेशन के साथ जो उसका बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। उस रिलेशन के साथ जो करना होता है, मतलब अगर जैसे कोई स्ट्रेंजर है वो अगर गिर गया या उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप आगे चले जाओगे। लेकिन अगर घर आपका कोई रिलेटिव है उसके साथ कोई दिक्कत होती है तो आप उसके साथ जो है तुरंत आप इमोशनली वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाओगे। तो ये लेकिन वो इसमें यही जो चीज़ है वो कुछ भी हो गया तो कोई बात नहीं, किसी को लग गई कोई बात नहीं, वो तो उसके लिए स्ट्रेंजर की तरीके से जो वो लगता है, उसकी फीलिंग्स जो है उसके लिए एक स्ट्रेंजर की तरीके से हो जाती हैं। बहुत सारे फियर में है ये मेडिसिन। और मतलब जो है इसमें स्टामोनियम के साथ भी थोड़ा सा कंपेयर करेंगे अगर तो इसको भी अंधेरे से डर लगता है और अकेले नहीं रहना चाहता है, ये भी पेशेंट चाहता है कोई आसपास रहे। तो ये जो है स्टामोनियम अपने रिलेटिव्स को क्लिंग करता है, वो बाहर से सताया होता है, बाहर से उसको कोई चीज़ का अगर डर होता है तो वो उसको अपने घर में आके लोगों को क्लिंग कर लेता है, उनको पकड़ लेता है, उनके साथ रहना चाहता है, उसको छोड़ता नहीं है। और जो लाइसिन है वो घर में सताया जाता है, वो घर में सताया जाता है, घर में वो बिल्कुल वाइल्डनेस की तरीके से जो है बिहेव करेगा, घर वालों को जो है स्ट्रेंजर मानेगा। और बाहर जब जाएगा तो वो हो सकता है कि थोड़ा सा चीयरफुल हो जाए, घर में जितना ये निगेटिव रूब्रिक्स के साथ में, बाहर वो हो सकता है थोड़ी सी पॉजिटिव रूब्रिक्स के साथ में आए। बाहर आपको उतना ज़्यादा वायलेंस नहीं दिखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा गुस्सा नहीं देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा जो है वो आपको निगेटिविटी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन घर में चूँकि घर के लोग इसके लिए स्ट्रेंजर हो जाते हैं और बाहर के लोग थोड़ा सा जो है वो अफेक्शन में जाते हैं, ये है लाइसिन। और ये स्टामोनियम, लाइकोपोडियम में भी अगर आप देखें, लाइकोपोडियम बाहर वालों के प्रति थोड़ा सा उसका माइल्ड नेचर होता है और घर वालों के प्रति थोड़ा सा हार्ड नेचर होता है। इस यहाँ से कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि लाइकोपोडियम जो है वो सुपीरियरिटी जो है वो उन पे दिखाना चाहता है जो उसके जिनको वो जान चुका होता है, जो वीक होते हैं, और जिनको वो जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनके बारे में उसको पता नहीं रहता है। तो वहाँ वो भापता है, देखता है कैसे हैं, अगर वो इन्फीरियर होंगे तो उनको ऊपर चढ़ लेगा, अगर वो सुपीरियर होंगे तो वो नीचे। ये हार्ड फॉर इन्फीरियर्स एंड जो है माइल्ड फॉर सुपीरियर्स, ये रूब्रिक में है आपका लाइकोपोडियम। वो उस वजह से उस तरीके से बिहेव करता है। तो कोई भी पेशेंट क्यों बिहेव करता है, क्यों उसका ऐसा बिहेवियर है, और वो बिहेवियर के साथ कैसे आगे बढ़ता है, कब, क्यों और कहाँ और कैसे, इस तरीके के साथ हम एक जो है किसी एक बात को लेकर के मेडिसिन को कभी प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। मेडिसिन की जो सेंटर है, जो डीप है, वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। और जब सेंटर मिल जाता है तो हम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसके मिरेकल रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। तो इस आशा के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ चीज़ें लाइसिन के बारे में आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद भी बहुत बड़ी मेडिसिन है लाइसिन, इसके साथ आप रिपर्टीज में उसके रूब्रिक्स को पढ़िए, उसको कोरिलेट करने की कोशिश करिए और आगे देखिए कि किस तरीके से हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस आशा के साथ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसको आप और आगे फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, ताकि और लोग भी इन जो है चीज़ों का जो है वो लाभ उठा सकें। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे भी और वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।